बीएड फर्स्ट ईयर पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? अनुरूपण यानी किसी भी चीज़ का रोल प्ले करना और उसको एज इट इज़ करके दिखाना, वो सिमुलेशन कहलाता है। अनुरूपण यानी किसी भी चीज़ का पीछा करना, किसी भी चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी एक्टिंग करना या रोल प्ले करना, वो आ जाता है सिमुलेशन के अंदर। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है या 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में भी आ जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आज आप लोगों के लिए इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो टाइप्स हैं, आज वो सारा का सारा हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Behavioral problems and problems concerning classroom management are handled in a better way through simulation। यानी व्यवहार संबंधी, देखिए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, एंड प्रॉब्लम्स कंसर्निंग क्लासरूम मैनेजमेंट, और कक्षा व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको हैंडल किया जाता है एक अच्छे तरीके से। किसके द्वारा? सिमुलेशन के द्वारा। द वर्ड सिमुलेशन मीन्स समथिंग मेड टू लुक लाइक द रियल थिंग, यानी कुछ चीज़ों को ऐसा बना देना जैसे वो रियल में है। आप बीएड कर रहे हो, और बीएड करते हुए जब आप लोगों की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, तो टीचिंग प्रैक्टिस में आप लोग ऐसे लग रहे होते हो जैसे आप एक रियल में टीचर हो, क्योंकि क्लासरूम के अंदर आपको जाना पड़ता है, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए टीचिंग एड बना के लेके जानी पड़ती है। तो क्या करता है वो? टू लुक लाइक द रियल थिंग। इट इज़ रोल प्ले इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग न्यू। रोल प्ले होता है जिसके अंदर हम कुछ नया सीखने का काम करते हैं। द टेक्निक ऑफ सिमुलेशन इज एज ओल्ड एज द मैन इज ऑन दिस अर्थ। और ये टेक्निक है तब से ही है जब से मानव का धरती के ऊपर जन्म हुआ है, धरती के ऊपर मानव है। क्यों? हम कभी न कभी किसी न किसी चीज़ की नकल करते रहते हैं, और नकल करना ही सिमुलेशन कहलाता है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स टू अचीव सर्टेन यूजफुल ऑब्जेक्टिव्स। और कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम प्राप्त करने के लिए सिमुलेशन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सिमुलेशन। अब एट होम और इन स्कूल एवरी डे द चिल्ड्रन आर सीन imitating their parents or teachers or other persons with in whom they come in contact with in डेली लाइफ रूटीन। चाहे घर पे हों, चाहे स्कूल में हों, चाहे हम किसी पास पड़ोस में हों, हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या अदर पर्सन्स हैं, उनको क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में। इन दैट situation, the children are playing the different roles. With the popularity of television, the children are exposed to new type of experiences। और जैसे ही टेलीविज़न की ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है, उसमें हम नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन को देखते हैं, तो हमारा जो आर एक्सपोज टू न्यू टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, they are able to visualize many new situations। All this is reflected when the children try to play the different roles before the Dashera। some people are made to play the role and thus रामायणा is staged before the public। अब आप देखो, जब दशहरा होता है तो उससे पहले क्या होता है? पूरी की पूरी रामायण लोगों के बीच में रोल प्ले करके दिखाई जाती है। रियली सिमुलेशन एज ए टेक्निक इज क्वाइट यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर एंड ट्रेनीज। वास्तव में ही जो सिमुलेशन है, जो अनुरूपण है, एक ऐसी टेक्निक है जो यूजफुल है, लाभदायक है, वो लर्नर्स के लिए और ट्रेनीज के लिए, दोनों के लिए। सिमुलेशन इन टीचिंग। अब सिमुलेशन का टीचिंग के अंदर क्या रोल है? सिमुलेशन इन टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस रिसेंटली, मतलब थोड़ा कुछ पहले ही सिमुलेशन टीचिंग के अंदर आया है। इट इज़ यूज्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सपोज ए टीचर इज ट्रेन टॉट
some theory paper and then he is sent to the school for teaching practice। देखिए, जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे होते हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आप थियोरेटिकल अपना जो कोर्स है वो पूरा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बीएड सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं लगभग आपकी 4 महीने की, या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह की है और वो कितना टीचिंग प्रैक्टिस के लिए समय आपको प्रोवाइड कराती है, तो वो फिर जो टॉट होता है, टॉट का मतलब जो सीखने वाला होता है, सम थ्योरी पेपर एंड ही इज सेंट टू द स्कूल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, और उसको क्या करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल में भेज दिया जाता है। ही मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस देयर, लेकिन अभी उसको कुछ पता नहीं होता। भैया आप ये देखो, जो बच्चा कभी क्लास की सिचुएशन को फेस नहीं करा किया हो तो वो जस्टिस थोड़ी कर पाएगा अभी। देयर इज नीड ऑफ गिविंग हिम ट्रेनिंग इन सिमुलेटेड कंडीशंस, इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, पहले उसको बताया जाता है। इसीलिए ही आपके लिए जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो मेगा टीचिंग होती है, माइक्रो के लिए क्या होता है भाई, पहले 5 से 6 मिनट के लिए क्लासरूम को हैंडल करना, और जैसे मान लो क्वेश्चनिंग स्किल हो गया, एक्सप्लेनिंग स्किल हो गया, इंट्रोड्यूसिंग स्किल हो गया, पहले विद्यार्थी के अंदर जो लर्नर होता है उसके अंदर वो डेवलप करना, और जब वो डेवलप हो जाती है उसके बाद मेगा आ जाती है 15 से 20 मिनट। हाँ भैया, आपने 5 से 6 मिनट बिताना शुरू कर लिया लेक्चर स्टैंड के पास, अब आप 15 से 20 मिनट गुजारिए। जब वो 15 से 20 मिनट गुजारता है तो अब क्या होगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा बनती है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है, और वो क्या करता है कि अब 15 से 20 मिनट का समय वहाँ पे निकालने की कोशिश करता है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 35 से 40 मिनट का जो लेक्चर है फिर लेने के लिए वो काबिल हो जाता है, मतलब वो ले सकता है। लेट हिम प्ले द रोल ऑफ ए टीचर इन आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लासरूम एनवायरनमेंट। उससे पहले क्या होता है, जब माइक्रो टीचिंग होती है तो एक आर्टिफिशियल क्लासरूम क्रिएट किया जाता है। जैसे आप लोग बीएड के स्टूडेंट होते हैं तो आपके ही ग्रुप बनते हैं, आप में से ही कुछ विद्यार्थी वहाँ पे स्टूडेंट बनते हैं, और आप में से ही कुछ विद्यार्थी वहाँ पे टीचर बन जाते हैं, 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू जो मतलब उनका वो होता है ना, टर्न के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बने होते हैं वो भी आप में से ही होते हैं, और जो टीचर बने होते हैं वो भी आप में से ही होते हैं। तो यानी एक आर्टिफिशियल रूम क्रिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। Through simulated teaching, patterns of teaching behavior can be taught well. It can be used for pre-service teachers to make them efficient. In simulated teaching, one pupil teacher acts as a teacher and other trainees acts एज ए स्टूडेंट्स। वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, वो स्टूडेंट्स भी बनते हैं आप में से ही, और आप में से ही वो टीचर भी बन जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे वो आपस में जानते तो होते हैं एक दूसरे को, तो फिर वहाँ पे हेजिटेशन उनकी इतनी नहीं हो पाती। अब उसके बाद जान लेते हैं भाई, जो अनुरूपण होता है, टाइप्स ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन के जो प्रकार हैं, अनुरूपण के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है आइडेंटिटी सिमुलेशन। आइडेंटिटी सिमुलेशन क्या होता है, अभिज्ञान आइडेंटिटी, और सिमुलेशन अनुरूपण। अभिज्ञान अनुरूपण में जो वास्तविक पत्ती होती है, जो सिस्टम होता है, उसके मॉडल की तरह मतलब उसको प्रयुक्त किया जाता है, यानी आइडेंटिटी होती है पहले, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट रिप्लिकेशन ऑफ सिमुलेशन। रिप्लिकेशन सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति अनुरूपण। और पुनरावृत्ति जो अनुरूपण होता है उस पद्धति में क्या होता है कि भाई जो संचालित नमूने का प्रयोग है ना, साधारण वातावरण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी सिमुलेशन। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला अनुरूपण। प्रयोगशाला अनुरूपण में पुनरावृत्ति प्रयोगशाला में की जाती है, जिसमें वास्तविक जीवन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ये इसमें आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन। अब कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कंप्यूटर अनुरूपण, उसमें क्या होता है, जो पद्धति दी होती है उसका सार कंप्यूटर प्रयोग करके किया जाता है। जैसे आपकी आईसीटी की फाइल है ना, तो आईसीटी की फाइल में ये चीज़ ही सिखाई जाती है भाई, हमें कैसे अपने जो मान लो पीपीटी वगैरह बनानी है या कुछ भी करना है, मतलब वो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विश्लेषणात्मक अनुरूपण। विश्लेषणात्मक अनुरूपण यानी एनालिटिकल सिमुलेशन। और ये क्या होता है कि भाई अनुरूपण में गणितीय जो नमूने होते हैं, मॉडल होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है और विश्लेषणात्मक साधनों द्वारा समाधान किए जा सकते हैं। तो ये टाइप्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, रिप्लिकेशन, लेबोरेटरी, कंप्यूटर और एनालिटिकल।
IRLCA। अगर मान लो याद करना हो ना तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। IRLCA यानी आइडेंटिटी, R रिप्लिकेशन और L लेबोरेटरी, C कंप्यूटर और एनालिटिकल यानी IRLCA। तो ये सिमुलेशन के टाइप्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमुलेशन। जो सिमुलेशन होता है उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं क्या है, तो देखिए, रिक्वायर्स ए वेरी सिस्टमेटिक प्लानिंग इन एडवांस प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट। अब जो ये होता है ना सिमुलेशन, इसमें क्या होता है, पहले से ही एक अच्छी व्यवस्था की योजना की मांग करती है ये। और प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी मान लो हमें करना होता है उसको अच्छी तरह से तब कर पाते हैं जब हम पहले से एक प्रॉपर प्लान लेके चलते हैं, एक उद्देश्य जो हमने बनाए हैं। मान लो जैसे आप लोगों को हम स्कूल में लेके जाते हैं और आप लोगों ने वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उससे पहले प्रॉपर प्लान बनाया जाता है भाई किस बच्चे को कौन सी क्लास देनी है और किस बच्चे ने किस क्लास के अंदर किस तरह से कौन सा टॉपिक किस विषय को मतलब टीच करना है और कैसे हैंडल करना है, तो वो सारा प्रॉपर प्लान बना के ही चला जाता है। उसके बाद फीडबैक ली जाती है। जब फीडबैक ली जाती है तो ड्रॉबैक निकल कर आते हैं, उनको नोट किया जाता है। ड्रॉबैक मीन्स जो कमियां रह जाती हैं वो नोट की जाती हैं, और जब उनको नोट किया जाता है तो फिर सजेशंस दिए जाते हैं, भाई यहाँ पे आपने ये कमियां रखी हैं। जैसे आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं, हम पहले टीचिंग प्रैक्टिस में जाते थे तो हमारी जो लेसन प्लान की फाइल होती थी हम वहीं पे प्रिपेयर करते थे, और वहीं पे जो टीचर होता था वो ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्व करते हुए वहीं पे लिख देता था भाई इस बच्चे ने टीचिंग एड यूज की है या नहीं। प्रॉपर मतलब हर लेसन प्लान के लास्ट में ये लिखा जाता था, टीचिंग एड वाज यूज्ड और नॉट यूज्ड, वॉइस वाज क्लियर और नॉट क्लियर, मतलब वॉइस कैसी थी, क्लियर थी या नहीं थी, भाई प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा था नहीं था, टीचिंग एड यूज की या नहीं की, भाई चौक बोर्ड का प्रयोग किया या नहीं किया, मतलब हर चीज़ हर लेसन प्लान के ऊपर लिखी जाती थी ताकि ये पता चल जाता था हाँ वास्तव में इस बच्चे ने टीचिंग प्रैक्टिस कर रखी है। उसके बाद क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब तक एनवायरनमेंट प्रॉपर क्रिएट नहीं किया जाएगा तब तक आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो उस तरीके से नहीं हो पाती सही रूप में। एक अच्छे प्रदर्शन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो अधिगम करता है या जो सीखने वाला है वो निष्ठापूर्वक उत्साह के साथ उसका अनुकरण करे। उसके बाद लर्नर्स प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस। और अब मान लो आप क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं, क्लासरूम के अंदर आप गए और क्लासरूम के अंदर किसी भी तरह का चैलेंज आ सकता है। हो सकता है कोई बच्चा वहाँ पे ज़्यादा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बैठा हो। इंटेलिजेंट का मतलब आप यहाँ लगा सकते हैं भाई उस बात की नॉलेज मान लो आपको हो नहीं और किसी बच्चे को हो। मान लो जैसे आप बीएड कर रहे हो, अब बीएड करते हुए मान लो आप लोगों ने एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है या बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी होल्डर भी होते हैं, लेकिन हो सकता है आपके जो टीचर हैं वो पीएचडी होल्डर ना हो। तो यानी ये नहीं है भाई, ये नहीं आप कह सकते भाई स्टूडेंट ज़्यादा ना जानता हो सकता है स्टूडेंट भी ज़्यादा जानता हो। तो लर्नर्स प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, किसी भी तरह का चैलेंज आए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर पहले से ही रहना पड़ता है। सिस्टम अप्रोच, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है और इसलिए इसको हम प्रणाली उपागम की उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि जब यह योजना लागू होती है तो उसमें निरीक्षक का पूरा नियंत्रण होता है। निरीक्षक का मतलब जो ऑब्जर्वर होता है उसका पूरा नियंत्रण होता है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल सिचुएशन, चलती आर्टिफिशियल सिचुएशन के अंदर ही है कृत्रिम परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि आप लोग रियल में टीचर तो होते नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो टीचिंग प्रैक्टिस पे गए हो। तो टीचिंग प्रैक्टिस पे गए हो तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ही तो क्रिएट करना पड़ता है। जब क्लासरूम के अंदर आप जाते हो, क्लासरूम के अंदर जाके आप टीचिंग करते हो तो वो आर्टिफिशियल सिचुएशन के अंदर सारा आ जाता है। उसके बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ टाइम। अब जो समय है, सही समय का सही समायोजन करना। यह जो शिक्षण प्रक्रिया है ये एक लचीली प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्थितियों के अनुरूप समय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मान लो जैसे आप एक स्कूल के अंदर 20 बच्चे गए हैं तो समय को हम घटा भी सकते हैं, समय को बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा बच्चे गए हैं या कम बच्चे गए हैं। तो ये हमारी विशेषताएं के अंदर आ जाता है सिमुलेशन की क्या विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अजम्पशंस ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन की जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं। द अंडरलाइंग स्किल ऑफ टीचिंग कैन बी डिस्क्राइब मॉडिफाइड एंड
प्रैक्टिस, यानी जो अंडरलाइन स्किल होती है ऑफ टीचिंग कैन बी डिस्क्राइब मॉडिफाइड एंड प्रैक्टिस। यानी ये क्या होता है कि भाई पहले तो जो स्किल होती है, हमने जो स्किल निर्धारित की हुई है, मान लो जैसे स्टार्टिंग में आपकी माइक्रो टीचिंग ही है और माइक्रो टीचिंग के अंदर मान लो आपकी स्किल आ जाती है इंट्रोड्यूसिंग स्किल, तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको डिस्क्राइब करके उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करके उसको प्रैक्टिस मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी स्किल होती है उसका हमने डिस्क्राइब करके मतलब पहले बच्चे को बता के उसके ऊपर प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस मतलब तब जाके क्लासरूम के अंदर ही कोई चीज़ हैंडल की जाती है। इमीडिएट फीडबैक हेल्प फॉर फर्दर इम्प्रूव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। और जब इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है, हाँ यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत आई है, तो जो जहाँ दिक्कत आती है फिर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टीचर बिहेवियर आर हाईलाइटेड बिकॉज द रोल ऑफ परसेप्शन एंड रोल प्ले। अब जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टीचर हैं, मतलब जो टीचर के जो अलग अलग महत्व हैं उसको मिलता है, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो अध्यापक हैं उसको अभिनय तो करना पड़ता है और अभिनय करने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि वे अत्यंत आवश्यक होते हैं। यानी जैसे रोल प्ले है, अब रोल प्ले तो हमें निभाना पड़ता है जब क्लासरूम के अंदर जाते हैं, तो जो रोल प्ले हम निभाते हैं उनको पहले क्या होता है हमारे बिहेव के अंदर डाला जाता है, भाई हाँ आपने ये चीज़ जाके क्लासरूम के अंदर करनी है, तो इसके ऊपर बेस्ड ये रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डेमोन्स्ट्रेशन लेसन। अब कुछ चीज़ें हैं जो क्लासरूम के अंदर जाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी होती है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन पाठ, पहले विद्यार्थियों को चीज़ करके दिखाई जाती है फिर वो क्लासरूम के अंदर जाके करते हैं। डिस्कशन लेसन, व्याख्या पाठ, और उसके बाद आ जाता है टीचिंग प्रैक्टिस। तो ये सभी जो अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यालयों पर निर्भर करना पड़ता है। निसंदेह अगर देखा जाए तो ये अनुरूपित स्थितियाँ में तभी संभव है जब अध्यापक को सफल बनाने के लिए विद्यालय भी अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो निभाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, डिस्कशन लेसन और टीचिंग प्रैक्टिस। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। अब मान लो देखिए कोई भी आप कार्य करते हो तो उसके अंदर कई बार बाधाएं तो आ ही जाती हैं। अब वो बाधाएं क्या हैं? हेड्स ऑफ स्कूल डिसलाइक इट फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट्स। अब क्या होता है कई बार जब हम स्कूल में जाते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आप रियल टीचर तो होते नहीं हो, आप तो सीखने वाले स्टूडेंट होते हो बीएड के। तो जब आप जाते हैं ना, तो मान लो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चले गए, तो हो सकता है कई बार जो वहाँ का हेड होता है वो आपको क्लास देना पसंद नहीं करता। आप परमिशन लेके जाते हो बीओ या डीओ से, तब तो परमिशन तो मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर ये चीज़ रहती है भाई ये पढ़ाएंगे नहीं, ये तो सीखने के लिए आए हैं। हो सकता है आप वहाँ पे क्लास और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ले सकते हो, कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल के अंदर ये बात ज़रूर रहती है और वो इसलिए डिसलाइक करते हैं। पुअर स्टैंडर्ड डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द स्टूडेंट। अब अगर हम केवल इसलिए करके जा रहे हैं, भाई हम बीएड कर रहे हैं और केवल टीचिंग प्रैक्टिस ही करनी है, तो जो पुअर स्टैंडर्ड डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके मन के अंदर ये इच्छा है भाई मेरे को तो कुछ सीखना है और सिखाना है, जब आप ये मिशन लेके जाते हो भाई सीखना है और सिखाना है, तब उन स्टूडेंट के लिए भी आप लाभदायक हो सकते हो। द लिमिटेड पीरियड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अब टीचिंग प्रैक्टिस का जो पीरियड होता है वो मान लो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब आप देखो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं और 2 टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपको 2 पीरियड ही स्कूल में मिलते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाते, तो शायद यहाँ भी प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। अब प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, इसके अंदर क्या आता है कि भाई जैसे स्टेप 1 है असाइनमेंट ऑफ रोल्स। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे प्यूपिल टीचर होते हैं को उसको उनको क्या करता है अध्यापक, विद्यार्थी और निरीक्षण की भूमिका करने का काम दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अध्यापक को एक के पश्चात दूसरी भूमिका तीनों रूप में निभानी पड़ती है, यह बारी बारी चलती है। पहले स्टेप में तो यह आ जाता है असाइनमेंट ऑफ रोल्स। सेकंड स्टेप आ जाता है डिसाइडिंग द स्किल्स टू बी प्रैक्टिस।
जो स्किल डिसाइड की गई हैं अभ्यास के लिए, अब फिर उनका अभ्यास किया जाता है। और थर्ड स्टेप में आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। फिर वर्क शेड्यूल किया जाता है, यानी अभ्यास के कार्य की सफलता के लिए कार्य की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। यह निर्णय कर लिया जाता है कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से शिक्षण और निरीक्षण का कार्य करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिटरमाइनिंग द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारा चौथा स्टेप आ जाता है, और ये क्या कहता है भाई, अध्यापक पाठ के निरीक्षण की विधि का निर्णय लेता है। किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े या डाटा होता है उसका निरीक्षण करना, रिकॉर्ड करना। इस स्तर पर आंकड़ों की व्याख्या की विधि का निर्णय चर्चा किया जाता है, मतलब उसके ऊपर चर्चा की जाती है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आपने देखा होगा, आप जब टीचिंग प्रैक्टिस फाइल बनाते हैं, बीएड सेकंड ईयर के अंदर बनाएंगे जो बच्चे, उसमें क्या होता है कि हमें पीयर ग्रुप की भी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, और जो टीचर्स होते हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है। टीचर्स की ऑब्जर्वेशन इसलिए लिखते हैं कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कैसे पढ़ाने का तरीका है, उनको कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उनका हाव भाव कैसा है, उनकी जो बोलचाल का तरीका है वो कैसा है, क्लासरूम के अंदर उनकी जो हैंडलिंग है वो कैसी है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं है। तो पहले तो हम टीचर्स की ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जब हम वहाँ से सीख लेते हैं फिर हमारी ऑब्जर्वेशन हमारे ही स्टूडेंट साथी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेप फिफ्थ, ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन। अब इतना जब सीख लेते हैं तो उसके बाद आ जाता है पहला अभ्यास पाठ प्रारंभ हो जाता है, और अध्यापक के व्यवहार के निर्णय के लिए निरीक्षण रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद चर्चा और प्रतिपुष्टि की जाती है, और पाठ के सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। और लास्ट हमारा इसमें आ जाता है सिक्स्थ पॉइंट, एलट्रेशन ऑफ प्रोसीजर। अब इसमें क्या होता है भाई, इस स्तर पर पूर्ण विधि में परिवर्तन किया जाता है। अध्यापक, निरीक्षक और कौशल शिक्षण और विषय में परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अध्यापक, विद्यार्थी और निरीक्षक की भूमिका निभाने का अवसर दिया जाता है। यानी देखिए, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब तो हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब दूसरा पढ़ा रहा होता है और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तब हम वहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे ये कमी हो सकती है। तो इसीलिए एलट्रेशन ऑफ प्रोसीजर। तो ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन। अब सिमुलेशन जो या सिमुलेटेड जो टीचिंग होती है उसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है, मोटिवेट्स द लर्नर्स। जो सीखने वाला होता है उसको ये क्या करती है, उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, ताकि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को डालने का काम करे और सीखने का काम करे। गुड फॉर एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। अब मान लो किसी भी विद्यार्थी ने कभी टीच करके ना देखा हो, लेकिन जब वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है तो वहाँ से बहुत बहुत कुछ उसके अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि वो खुद अपने आप को मॉनिटर कर लेता है, यहाँ पे मेरे से ये गलती हुई है और यहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड, उसका जो रुचि होती है उसको भी प्रभावित करता है। इंक्रीज लर्नर एबिलिटी, लर्नर की जो सीखने की योग्यता है उसको ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है, क्योंकि जब आपकी माइक्रो या मेगा टीचिंग होती है तो वहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है कुछ और होता है, लेकिन जब हम रियल स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो रियल स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उनके सामने जब हम टीच करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं एबिलिटी इम्प्रूव होती है। एबल टू लर्न थिंग्स डीपली, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वहाँ पे मतलब गहराई से हमें सीखने का काम मिल जाता है। यूजफुल फॉर गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर, ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होता है जो गिफ्टेड होते हैं। मतलब गिफ्टेड का मतलब होता है जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो अच्छे बालक होते हैं, इंटेलिजेंट बालक होते हैं। और उन बालकों के लिए भी ये लाभदायक होता है जो स्लो लर्नर होते हैं। ब्रिज द गैप, ये गैप को मतलब ब्रिज करने का काम करता है, गैप को भरने का काम करता है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, विद्यार्थी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी होता है उसको री इन्फोर्समेंट मिल जाती है और पुनर्बनल मिल जाता है। अगर उसको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो उस स्किल के माध्यम से वो उसको जल्दी ग्रास्प कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। अब देखिए, किसी भी मेथड का कोई भी अगर मान लो लाभ होता है तो उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। और यहाँ पे क्या है, हु प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट फील बैडली। अब देखिए, आपके ही क्लासरूम के जब बच्चे स्टूडेंट की भूमिका में बैठे होते हैं, मान लो बीएड के आप 100 स्टूडेंट हो और उसमें से मान लो आपके 4 या 5 या 7 ग्रुप बना देते हैं, और उसमें एक बच्चा तो पढ़ा रहा होता है, बाकी स्टूडेंट बने होते हैं। तो जो स्टूडेंट बने होते हैं ना वो उतना ध्यान नहीं दे पाते उस टीचर की तरफ, या फिर
वो इतना वो नहीं कर पाते, मतलब उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो बैडली होती है, बुरा महसूस करते हैं भाई हम स्टूडेंट बना दिए। द ऑब्जर्वर्स हु इज़ डूइंग द रोल प्ले मे मेक इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग। अब देखिए आपकी क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम के अंदर मान लो 15 बच्चों का ग्रुप बना दिया। 15 बच्चों के ग्रुप में क्या होगा कि भाई आपने खुद ही ऑब्जर्व करना है। तो जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, मतलब एक बच्चा पढ़ा रहा है और आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट बने हुए, तो हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो, तो वहाँ पे आप उसके लिए अच्छे कमेंट दे दें। और हो सकता है अगर आप उसको लाइक नहीं करते तो आप वहाँ मतलब इनकरेक्ट उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर लें। कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब जो हमारी ये होती है ना, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं होती सिमुलेटेड टीचिंग। जैसे फाइन आर्ट्स है, अब फाइन आर्ट्स के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो हो नहीं सकता ना। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट प्ले, थोड़े समय के लिए ही होती है, तो थोड़े समय के लिए, जैसे मान लो आपने टीचिंग प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर आप ऐसे कैसी। लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, आप विद्यार्थी होते हैं तो आप उतना खर्चा नहीं कर पाते, आप स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑडियो विजुअल के एड की कमी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी टीचिंग को प्रभावित करता है। तो उसके बाद ये विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिजिटल KNL कोचिंग की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू।